धर्मपुर गांव की सुबह किसी अलार्म घड़ी से नहीं, बल्कि हवा में तैरती मसालों की उस सौंधी खुशबू से होती थी जो सीधे कलेजे में उतर जाती थी। यह खुशबू थी भरोसे लाल के ढाबे की मशहूर मछली बिरयानी की। धर्मपुर कहने को तो एक छोटा सा गांव था, लेकिन उस ढाबे की शोहरत दूर दराज के शहरों तक फैली थी। भरोसे लाल का ढाबा दिखने में साधारण था, पर वहां जो देख चढ़ती थी उसका जादू असाधारण था। भरोसे लाल खुद एक पहेली था। सिर पर साफा, आंखों में एक अजीब सी चमक और मिजाज ऐसा कि कब चढ़ जाए और कब उतर जाए कोई नहीं जानता था। एक दिन एक ग्राहक भरोसे के पास आता है। ओहो भरोसे भैया, आज तो खुशबू ने रास्ते में ही पकड़ लिया था। लगाओ जल्दी से एक प्लेट कड़क बिरयानी, आज बहुत तेज भूख लगी है। आज बिरयानी 100 रुपए प्लेट है। क्या बात कर रहे हो भैया, अभी परसों आया था तो 70 रुपए लिए थे। 2 दिन में ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा जो सीधे 30 रुपए बढ़ा दिए? न मछली महंगी हुई, न चावल का दाम चढ़ा, फिर ये लूट क्यों? अरे भरोसे भैया, बात तो समझो। मैं कोई गैर तो हूं नहीं, पुराना ग्राहक हूं। आप तो ऐसे बिफर रहे हो जैसे मैंने आपकी जमीन मांग ली हो। 2 दिन पहले 70 और आज अचानक 100, कोई तुक तो होनी चाहिए इस बात की। तुक चाहिए तुझे? ले सुन तुक। इस जलती हुई भट्टी के सामने खड़ा होकर मैं तेरी खातिर दुकान खोलकर बैठा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। देख रहा है ये सूरज, जैसे जैसे ये आग उगलेगा मेरी बिरयानी का दाम भी आग उगलेगा। जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना पैसा बढ़ेगा। मेरा पसीना सस्ता नहीं है जो तुझे 70 रुपए में पिला दूं। समझ में आया या भेजे में उतारूं? ये कैसी तुकबंदी है? गर्मी बढ़ रही है तो इसमें ग्राहक का क्या कसूर? तुम तो अपनी मनमर्जी चला रहे हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे सिवा यहाँ कोई और चारा नहीं है। हाँ, है घमंड मुझे। पूरे धर्मपुर क्या, पूरे शहर में ढूंढ ले, अगर ऐसी मछली की खुशबू कहीं मिल जाए तो जूते साफ करूंगा तेरे। जाना है तो जा, पीछे और 10 भूखे खड़े हैं। याद रखना भरोसे, ये घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता। जिस दिन स्वाद से ज्यादा लोगों को तुम्हारी बदतमीजी चुभने लगेगी, उस दिन ये देख धरी की धरी रह जाएगी। तुम्हारा ये घमंड टूटेगा भरोसे, बहुत बुरा टूटेगा। मैं जा रहा हूं और आज के बाद इस तरफ मुड़कर भी नहीं देखूंगा। चल निकल, बहुत देखे तेरे जैसे नसीहत देने वाले। जाकर कहीं घास फूस खा ले, दोबारा यहाँ अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना, नहीं तो इसी लाठी से तेरा भूत उतार दूंगा। भाग यहाँ से। भरोसे ऐसे ही ग्राहकों से बात करता था। कोई भी ग्राहक उससे बात नहीं करता था, सिर्फ बिरयानी खाकर चले जाते थे। उसी गांव में रमेश नाम का किसान जमींदार के खेत में काम कर रहा था। तभी उसी रास्ते से एक परदेसी बाबू गुजर रहा था। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो रमेश के पास जाता है। भैया माफ करना, क्या यहाँ आसपास खाने का कोई ठिकाना मिलेगा? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, पेट में जैसे आग लगी हो। अरे भैया, आप तो बहुत आगे निकल आए। खाने की जगह तो उसी गांव के मोड़ पर थी जिसे आप पीछे छोड़ आए हैं। अब इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे तो सिर्फ खेत, खलिहान और घना जंगल ही मिलेगा। भरोसे का ढाबा पीछे रह गया बाबूजी। ये सुनकर परदेसी बाबू के चेहरे पर मायूसी छा गई। दरअसल भैया बात कुछ और है। सच कहूँ तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। रास्ते में मेरा बटुआ कहीं गिर गया या चोरी हो गया, पता ही नहीं चला। मैंने सोचा था कि किसी ढाबे पर जाऊंगा और वहां कहूंगा कि मुझे 2 वक्त की रोटी दे दो, बदले में मैं उनके झूठे बर्तन धो दूंगा। बस पेट की आग बुझानी थी। जैसे ही रमेश ने बर्तन धोने वाली बात सुनी, उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसे अपनी माँ की सीख याद आई कि भूखा द्वार से लौट जाए तो ऊपर वाला कभी माफ नहीं करता। आप कैसी बात कर रहे हैं? हमारे गांव की मिट्टी इतनी भी बंजर नहीं हुई है कि एक मेहमान को खाना खिलाने के बदले उससे बर्तन साफ कराएं। भरोसे के ढाबे पर जाते तो वो आपको दुत्कार देता, लेकिन रमेश के घर के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। परदेसी बाबू की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। ऐसी बात है तो आप सीधे मेरे साथ मेरे घर चलिए। छोटा सा घर है, मिट्टी की दीवारें हैं, पर मेरी माँ के हाथों में वो जादू है कि आप भरोसे की बिरयानी भूल जाएंगे। वो जो भी बनाती हैं उसमें प्यार का तड़का लगाती है। चलिए मेरे साथ, आज आप हमारे मेहमान हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इस अनजान जगह पर आपने मुझ पर जो भरोसा किया है उसका मोल मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा, पर मुझे संकोच हो रहा है कि मैं आप पर बोझ बन रहा हूँ। अरे बाबूजी, पेट की भूख मिटाना पुण्य का काम है।
बोझ कैसा? हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव कहा जाता है। चलिए, माँ राह देख रही होगी। रमेश उस परदेसी बाबू को अपने छोटे से मिट्टी के घर में ले आया। घर कच्चा था, पर कमरा लिपा पुता और साफ सुथरा था। रमेश की माँ ने उसके लिए खाना परोसा। भूख से बेहाल परदेसी बाबू ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। रमेश भाई, यकीन मानिए, मैंने बड़े बड़े शहरों के होटलों में खाना खाया है, पर ऐसा स्वाद, ऐसा सुकून आज तक नहीं मिला। माँ जी, आपके हाथ के इस खाने में अमृत है। खाना खाने के बाद परदेसी बाबू के चेहरे पर रौनक लौट आई। उन्होंने गहरी सांस ली और रमेश की ओर देखकर एक अजीब सी गुजारिश कर दी। भैया, मेरा मन इस गांव की आबोहवा में लग गया है। क्या मैं आपके यहाँ 1 महीने के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बस एक कोने में जगह चाहिए। रमेश कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी माँ बोल पड़ी। अरे बेटा, मेरी बात का बुरा मत मानना, पर तुम हमारे लिए एकदम अनजान हो। गांव देहात की बात है, एक अजनबी को ऐसे घर में 1 महीने के लिए कैसे रख लूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो भी माँ, देखो तो सही, बेचारा कितना मासूम चेहरा है। कोई ठग या चोर होता तो क्या बर्तन मांजने की बात करता? इसे बस सिर छिपाने को छत चाहिए। रहने दो ना। देखो बाबूजी, माँ की चिंता भी सही है। और एक बात साफ कर दूं, हमारे यहाँ बैठकर खाने का रिवाज नहीं है। अगर रुकना है तो आपको मेरे साथ हाथ बंटाना होगा। काम करोगे तभी खाना मिलेगा। मंजूर है? मुझे मंजूर है रमेश भाई, मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूंगा। आप जो काम कहेंगे मैं वही करूंगा। और उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। बेटा रमेश, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। तू आज जमींदार साहब के घर चला जा, जरा हिसाब किताब तो कर ले। सालों से पसीना बहा रहा है, पर उनका ब्याज है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं कितनी उधारी बाकी है। रमेश की मुस्कुराहट गायब हो गई। जमींदार का नाम सुनते ही गांव के हर गरीब की कमर झुक जाती थी। हाँ माँ, आज हिसाब करना ही पड़ेगा, वरना वो सूद पर सूद चढ़ाता जाएगा। और सुन, जब इस परदेसी को घर में रख ही लिया है तो इसे साथ ले जा। बेचारा घर में बैठा क्या करेगा? इसे भी अपना गांव और गलियां घुमा दे, इसकी भी दुनिया थोड़ी बड़ी होगी। रमेश ने परदेसी बाबू की तरफ देखा। ठीक है बाबूजी, चलिए फिर पहले जमींदार के बंगले पर चलते हैं। वहां का हिसाब निपटाकर फिर आपको अपना पूरा धर्मपुर गांव घुमाऊंगा। देख लेना, भरोसे का ढाबा भी रास्ते में ही पड़ेगा। जैसी आपकी मर्जी रमेश भाई, मैं तो आपके साथ चलने को तैयार हूँ। दोनों घर से बाहर निकले। रमेश के कदम भारी थे क्योंकि उसे कर्ज का हिसाब करना था, लेकिन परदेसी बाबू की आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वो इस गांव की हर ईंट और हर इंसान को पढ़ लेना चाहते हों। रमेश और परदेसी बाबू धूल उड़ाते हुए जमींदार ठाकुर दिग्विजय सिंह की हवेली पहुंचे। क्यों रे रमेश, यहाँ क्या करने आया है? हिसाब बराबर करने के पैसे ले आया या फिर वही पुरानी रोना धोना लेकर आया? मालिक, बस थोड़े दिन की मोहलत और दे दीजिए। फसल कटते ही आपका सारा कर्ज उतार दूंगा। फसल? तेरी फसल तो अभी घुटने भर की भी नहीं हुई है। सुन रमेश, मैंने बहुत रियायत दे दी तुझे। चल, 1 महीने का और वक्त देता हूं, लेकिन ये याद रखना, अगर इस 1 महीने में तूने मेरा ब्याज और पैसा नहीं लौटाया तो ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा होगा। अपनी मां को लेकर कहीं भी जाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और ये कौन है जो तेरे पीछे साए की तरह खड़ा है? शहर का कोई बाबू लगता है। जी मालिक, ये मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ दिन के लिए गांव आए हैं। रिश्तेदार हैं? ठीक है। देख ले रमेश, अब और वक्त नहीं मिलेगा। इतना वक्त बहुत है। अब जा यहां से। मेरे खेत में चाहे रात दिन काम कर या कोई धंधा कर, मुझे मतलब नहीं। मुझे बस अपना पैसा चाहिए। जा अब। रमेश का सिर चकरा रहा था। वो परदेसी बाबू को लेकर हवेली से बाहर निकला। बाबूजी, जमींदार ने तो मौत का फरमान सुना दिया। 1 महीने में इतना पैसा कहां से आएगा? घर चला गया तो मेरी माँ कहां जाएगी? रमेश भाई, घबराओ मत। उसने कहा है ना कि चाहे रात दिन काम करो या धंधा करो, हम रास्ता निकाल लेंगे। चलिए पहले गांव तो देख लें। रमेश उन्हें लेकर गांव के बीचों बीच पहुंचा। जैसे ही वे मुख्य चौराहे पर आए, वहां एक ढाबा दिखाई दिया। अरे रमेश भाई, ये क्या बात हुई? तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ बाबूजी? अरे भाई, जब खेत में मैंने आपसे पूछा कि मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा, तो आपने कहा कि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। और अब देखो, तुम्हारे गांव में ही ये शानदार ढाबा खुला है। आपने इसके बारे में बताया क्यों नहीं? आप तो सिर्फ भरोसे के ढाबे का नाम ले रहे थे। अरे मेरे भाई, ये ढाबा भी भरोसे लाल का ही है। इसकी सच्चाई तुम जान लोगे तो भाई सहम जाओगे।
यहाँ लोग स्वाद के लिए नहीं, मजबूरी में आते हैं, क्योंकि बिरयानी के नाम पर पूरे इलाके में इसी का राज है। ये आदमी इंसान नहीं, कसाई है। इसका नियम है कि जितनी गर्मी बढ़ेगी ये उतने ही पैसे बढ़ा देगा। आज 100 है, कल लू चले तो 120 कर देगा। परदेसी बाबू कुछ देर खामोश रहकर उस ढाबे को देखते रहे। उनके दिमाग में बिजली सी कौंधी। रमेश भाई, अगर मैं आपको एक आइडिया दूं तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? अगर आइडिया अच्छा लगा तो बिल्कुल मानूंगा। रमेश भाई, क्यों ना हम भी एक छोटा सा ठेला खोलें और उस पर बिरयानी बेचना शुरू करें? पागल हो गए हो क्या बाबूजी? पैसे कहाँ हैं? अभी तो जमींदार का कर्ज सिर पर मौत की तरह टहल रहा है और तुम बात करते हो ठेला खोलने की। हमारे पास राशन के पैसे नहीं हैं, ठेला कहाँ से आएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। चलो चुपचाप घर चलो। रमेश, ये बताओ कि यहाँ पास में कोई सुनार की दुकान है? मुझे ये अंगूठी बेचनी है। ये मेरी माँ ने मुझे दी थी। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम ठेला और बिरयानी का सामान खरीदेंगे। अगर आज मेरी बात मान लोगे तो मैं वादा करता हूँ कि 1 महीने के अंदर जमींदार का एक एक पैसा अदा हो जाएगा। बाबूजी, आप भरोसे लाल को जानते नहीं। उसे भनक भी लग गई कि कोई उसके सामने खड़ा हो रहा है तो वो पल भर में ठेला बंद करवा देगा। वो गुंडा है। रमेश भाई, काम शुरू करने से पहले ही हार क्यों मान रहे हो? तुम बस साथ दो, मैं देखता हूँ कि कौन हमारा ठेला बंद करवाता है। तुम बस मुझे सुनार के पास ले चलो। रमेश को परदेसी बाबू के आत्मविश्वास के आगे झुकना पड़ा। वो उन्हें गांव के पुराने सुनार नेमचंद की दुकान पर ले गया। सुनार ने अंगूठी परखी और उसके 5,000 रुपए दे दिए। उन 5,000 को लेकर दोनों सीधे शहर के बाजार भागे। उन्होंने एक मजबूत लकड़ी का ठेला खरीदा, बेहतरीन बासमती चावल, खड़े मसाले और शुद्ध तेल लिया। तांबे की एक बड़ी देग और कड़छी खरीदी। अगली सुबह धर्मपुर की फिजाओं में एक अजीब सी हलचल थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि रमेश के आंगन में चूल्हा सुलग उठा। परदेसी बाबू और रमेश ने मिलकर बिल्कुल देसी अंदाज में बिरयानी की तैयारी शुरू कर दी। एक तरफ पत्थर पर पिसे मसालों की खुशबू थी तो दूसरी तरफ ताजी मछलियों का सौंधापन। गांव के एक किनारे पर भरोसे लाल के ढाबे से हमेशा की तरह महक उठ रही थी, लेकिन आज उसे टक्कर देने के लिए गांव के दूसरे किनारे पर रमेश के घर से भी एक जबरदस्त खुशबू उठने लगी। जैसे ही बिरयानी तैयार हुई, रमेश और परदेसी बाबू ने बड़े प्यार से उसे सलीके से ठेले पर सजाया और गांव के दूसरे छोर पर अपना ठेला लगा दिया। जैसे ही बिरयानी की देग खुली, उसकी महक हवा के साथ पूरे गांव में फैल गई। लोगों की नाक में जब ये नई खुशबू पहुंची तो वे चौंक गए। खबर आग की तरह फैल गई कि रमेश ने भी बिरयानी का काम शुरू कर दिया है। देखते ही देखते भरोसे के 2 पुराने ग्राहक भागते भागते रमेश के ठेले पर आए। अरे रमेश भाई, तुम तो चुपके रुस्तम निकले। बिरयानी का काम शुरू कर दिया और ये तुम्हारा दोस्त जो साथ खड़ा है, लगता है ये तुम्हें कामयाब बनाकर ही छोड़ेगा। अरे भाई, कामयाबी तो तब देखेंगे ना, पहले बिरयानी खिलाओ तो सही। बड़ी चर्चा सुन रहे हैं। वैसे कितने रुपए प्लेट है रमेश? बाबूजी, सिर्फ 70 रुपए प्लेट है। 70 रुपए? अरे रमेश भाई, तुम भरोसे लाल के जैसा रेट क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें इस तपती दोपहर में गर्मी नहीं लगती? वो तो कहता है कि भट्टी के पास बैठने का हर्जाना है। बाबूजी, खेत में खटकर मजदूरी करूंगा तब भी गर्मी लगेगी और यहाँ बिरयानी खिलाऊंगा तब भी गर्मी लगेगी। पसीना तो बहाना ही है। बस एक प्लेट पर अगर 10 रुपए भी बच जाए तो मेरे लिए बहुत है। ज्यादा का लालच पालकर किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। रमेश की बात सुनकर दोनों ग्राहकों ने एक एक प्लेट बिरयानी ली। जैसे ही पहला निवाला मुंह में गया, उनके चेहरों पर सुकून आ गया। वे बिरयानी की इतनी बढ़ाई करने लगे कि रमेश की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अरे भाई, क्या स्वाद है। भरोसे की बिरयानी में तो सिर्फ तीखापन और अहंकार था, पर तुम्हारी बिरयानी में तो ममता का स्वाद है। रमेश, तुम रुको, मैं अब भी गांव में जाकर सबको बताकर आता हूं कि भरोसे लाल से कहीं ज्यादा बेहतरीन स्वाद और इंसानियत रमेश के ठेले पर मिल रही है। अब धर्मपुर का पैसा और इज्जत दोनों सही जगह जाएंगे। धर्मपुर की दोपहर ढलने को थी, लेकिन रमेश के ठेले पर रौनक बढ़ती ही जा रही थी। पहले तो ग्राहकों ने गांव में ऐसा शोर मचाया कि देखते ही देखते लोगों का हुजूम रमेश के ठेले की तरफ उमड़ पड़ा। जो लोग सालों से भरोसे लाल की झिड़कियां और ऊंचे दाम सह रहे थे, उन्हें आज स्वाद और सम्मान दोनों मिल रहा था। उधर गांव के दूसरे छोर पर भरोसे लाल अपने आलीशान ढाबे पर खड़ा मक्खियां उड़ा रहा था।
वो रह रहकर अपनी देख की तरफ देखता और फिर खाली मेजों की तरफ। उसके माथे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। आज सिर्फ 10 प्लेट ही बिकी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या आज धर्मपुर के लोगों की भूख मर गई है? उसे अभी तक इस बात की भनक नहीं थी कि गांव के दूसरे किनारे पर उसके अहंकार का किला ढहना शुरू हो गया है। उसने इसे बस एक बुरा दिन मानकर नजरअंदाज कर दिया। शाम हुई तो रमेश और परदेसी बाबू अपनी खाली देग लेकर घर लौटे। रमेश के चेहरे पर जो थकावट थी उससे कहीं ज्यादा चमक उसकी आंखों में थी। घर पहुंचते ही उन्होंने गल्ला खोला और सारा हिसाब लगाया। राशन, मछली, कोयला और मसालों का सारा खर्चा निकालने के बाद भी जो रकम बची उसने रमेश के होश उड़ा दिए। माँ देखो, आज सब कुछ काट कर हमें 770 रुपए की शुद्ध बचत हुई है। एक ही दिन में इतना पैसा। रमेश की माँ की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उन्होंने परदेसी बाबू की तरफ देखा और भारी गले से कहा, बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरे घर का चूल्हा भी जल रहा है और उम्मीद भी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने हमारे डूबते हुए घर को सहारा दे दिया। माँ जी, आप धन्यवाद मत कहिए। ये सब रमेश भाई की मेहनत और आपके हाथों के जादू का फल है। और रमेश भाई, अभी खुश होने का वक्त तो है, पर रुकने का नहीं। ये तो बस एक शुरुआत है। परदेसी बाबू की आंखों में कल की योजना तैयार थी। उन्होंने रमेश की तरफ देखकर कहा, रमेश, कल हम बिरयानी का स्तर और बढ़ाएंगे। कल हम बिरयानी में रोहू मछली के पीस डालेंगे और पीस थोड़े बड़े रखेंगे। लोगों को लगना चाहिए कि रमेश के यहाँ सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी भरता है। अभी मुकाबला कड़ा होने वाला है, क्योंकि कल भरोसे को पता चलेगा कि उसका प्रतिद्वंदी कौन है। चलिए, अब बहुत थकान हो गई है, अब चुपचाप सो जाओ। कल सुबह फिर से नया सवेरा करना है। अगली सुबह रमेश और परदेसी बाबू के हौसले बुलंद थे। परदेसी बाबू की सलाह मानकर आज उन्होंने बिरयानी में रोहू मछली के बड़े और रसीले पीस डाले थे। जैसे ही ठेला कल वाली जगह पर लगा, खुशबू ने अपना काम शुरू कर दिया। अभी सूरज चढ़ा ही था कि ग्राहकों की कतार लग गई। देखते ही देखते उनकी आधे से ज्यादा बिरयानी साफ हो गई। उधर भरोसे लाल अपने आलीशान ढाबे पर हाथ धरे खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल का सन्नाटा आज मातम में कैसे बदल गया। एक भी ग्राहक उसके ढाबे की सीढ़ियां नहीं चढ़ रहा था। आखिर गांव वालों को हो क्या गया है? ना मैंने किसी को डांटा, ना लड़ाई की, फिर सब गायब कहाँ हैं? कहीं गांव में कोई मर मुड़ तो नहीं गया, या सबकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई? चिंता और शक के मारे भरोसे लाल अपनी लाठी उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ा। अभी उसने कुछ ही दूर का सफर तय किया था कि हवा के एक झोंके ने उसके नथुनों में बिरयानी की एक ऐसी महक भर दी जो उसके अपने मसालों से कहीं ज्यादा ताजी और असरदार थी। वो उस महक का पीछा करते करते उस जगह के पास पहुंचा और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ एक ठेला खड़ा था जिस पर रमेश और वो नया परदेसी आदमी मुस्तैदी से काम कर रहे थे और ग्राहकों की भीड़ उन्हें घेरे खड़ी थी। भरोसे लाल के तन बदन में आग लग गई। वो भीड़ को चीरता हुआ रमेश के सामने जा खड़ा हुआ। रमेश, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ बिरयानी बेचने की? तूने भरोसे लाल के पेट पर लात मारी है। तू जानता नहीं है कि इस इलाके का शेर कौन है? रमेश ने आज आंखें नीचे नहीं की। उसने बड़े शांत भाव से जवाब दिया, भरोसे भैया, मैंने किसी के पेट पर लात नहीं मारी है। मैंने तो सिर्फ एक अहंकार को मारा है। गरीब इंसानों का खून चूसकर और उनके पेट की मजबूरी का फायदा उठाकर तुम खुद को नेक इंसान नहीं कह सकते। ये धंधा है और सबको अपना हुनर दिखाने का हक है। भरोसे लाल ने अपनी तिरछी नजर परदेसी बाबू पर गड़ाई। अच्छा, तो यही है वो परदेसी बाबू। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है। खुद का तो घर है नहीं और चला है दूसरे का घर बसाने। याद रखना परदेसी, भरोसे लाल से पंगा लेना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ मेरी लाठी चलती है और जमींदार की लात। भरोसे लाल जी, आप मुझे इन सीधे सादे गांव वालों की तरह अनपढ़ मत समझिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ और कानून की अच्छी समझ रखता हूँ। आप जिस लाठी और धौंस की बात कर रहे हैं, अगर मैंने ठान लिया तो एक चुटकी के अंदर आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूँ। ठीक है, बहुत जवान चल रही है तुम्हारी। देख लूंगा तुम दोनों को बहुत जल्द। और तुम गांव वालों, सुन लो कान खोलकर। आज इस ठेले पर मजे से खा रहे हो ना? जिस दिन इसका ठेला बंद होगा और तुम मेरे ढाबे की चौखट पर आओगे, उस दिन तुम्हें कुत्ते की तरह न खिलाया तो मेरा नाम भी भरोसे लाल नहीं। याद रखना मेरी बात। अगले दिन रमेश और परदेसी बाबू ने बड़े जोश के साथ ठेला लगाया। अभी कुछ ही ग्राहक आए थे कि अचानक गांव की शांत सड़क पर एक पुलिस जीप आकर रुकी, जिसके पीछे पीछे भरोसे लाल और गांव का एक आदमी सुखिया बड़े ही नाटकीय अंदाज में आ रहे थे। भरोसे लाल के चेहरे पर
एक कुटिल मुस्कान थी। उसने पुलिस को पहले ही खरीद लिया था ताकि रमेश का धंधा हमेशा के लिए चौपट कर सके। भरोसे लाल ने ठेले की ओर इशारा करते हुए बड़े जोर से कहा, साहब देखिए, यही है वो ठेला। ये लोग मिलावटी और गंदी बिरयानी बेचकर गांव वालों की जान से खेल रहे हैं। ये देखिए, मेरा गवाह सुखिया, इसने कल यहाँ की बिरयानी खाई और रात भर उल्टियां करता रहा। मरते मरते बचा है बेचारा। क्यों बे? ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को जहर खिला रहा है। तुझे पता है इसकी सजा क्या है? अभी के अभी ये ठेला बंद कर और चल थाने। तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। रमेश बुरी तरह डर गया। उसके हाथ पांव कांपने लगे। तभी परदेसी बाबू शांत भाव से आगे आए और बोले, इंस्पेक्टर साहब, कानून का नियम कहता है कि बिना लैब टेस्टिंग और पुख्ता सबूत के आप किसी का धंधा बंद नहीं कर सकते। क्या आपने इस खाने का सैंपल लिया? क्या आपके पास सुखिया की मेडिकल रिपोर्ट है? ये सुनकर इंस्पेक्टर आग बबूला हो गया। उसने परदेसी बाबू की तरफ तमतमाते हुए देखा। तू साला कौन है बे जो मुझे कानून सिखा रहा है? वर्दी की गर्मी नहीं देखी क्या? इसे भी पकड़कर जीप में डालो, बहुत बड़ा वकील बनता है। शायद मुझे पहचाने नहीं इंस्पेक्टर। ये लो, मेरी आईडी देख लो। जैसे ही इंस्पेक्टर की नजर उस कार्ड पर पड़ी, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। कार्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर, विशेष जांच अधिकारी। साहब, आप यहाँ? हाँ, मैं इसी भरोसे लाल की शिकायतों की जांच करने शहर से आया था। मुझे खबर मिली थी कि यहाँ का एक ढाबे वाला पुलिस को अपनी जेब में रखकर गरीबों का खून चूस रहा है। भरोसे लाल, तूने झूठा गवाह खड़ा किया और एक ईमानदार अफसर को रिश्वत देकर यहाँ लाया। पुलिस भरोसे लाल को घसीटते हुए थाने ले गई। भरोसे का घमंड और साम्राज्य दोनों मिट्टी में मिल चुके थे। रमेश सन्न खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे उसने सड़क से उठाकर खाना खिलाया वो इतना बड़ा अधिकारी है। बाबूजी, आपने हमसे इतना बड़ा सच छिपाया? रमेश भाई, मैं यहाँ सिर्फ अपराधी पकड़ने आया था, पर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की ममता ने मुझे इंसानियत सिखा दी। तुम्हारा कर्ज उतर चुका है। अब भरोसे का ढाबा भी तुम्हारा है और ये गांव भी। अपनी माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर परदेसी बाबू रमेश को अलविदा कर वहाँ से चला जाता है। परदेसी बाबू के जाने के बाद रमेश काफी देर तक उसी रास्ते को देखता रहा। उसके मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि जिसे उसने एक भूखा मुसाफिर समझकर अपने घर में जगह दी, वो इतना बड़ा अफसर निकलेगा। माँ, बाबूजी ने जाते जाते भरोसे का ढाबा हमें दे दिया, लेकिन मैं डर रहा हूँ कि कहीं ये ढाबा मुझे भी घमंडी न बना दे। मैं भरोसे जैसा आदमी नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि यहाँ खाना खाने वाला गरीब हो या अमीर, हर किसी को इज्जत मिले और कोई भूखा वापस न जाए। बेटा, अगर तेरे मन में ये बात है तो डरने की जरूरत ही नहीं। जिस इंसान ने भूखे परदेसी को अपना खाना दे दिया, वो कभी किसी की मजबूरी नहीं बेच सकता। अगले दिन रमेश ने ढाबे के बाहर लगी भरोसे लाल की पुरानी पट्टी उतरवा दी और उसकी जगह नई पट्टी लगा दी। माँ के हाथ की मछली बिरयानी, स्वाद भी सम्मान भी। तभी ग्राहक एक और ग्राहक दो वहां पहुंच गए। अरे रमेश भाई, अब तो मजा आ गया। भरोसे का ढाबा भी गया और उसका आकड़ना भी गया। लेकिन ये बताओ, बिरयानी का दाम कितना रखा है? कहीं तुम भी 2 दिन बाद गर्मी के नाम पर दाम बढ़ाना शुरू मत कर देना। नहीं भाई, दाम 70 रुपये ही रहेगा। गर्मी हो, सर्दी हो या बारिश, ग्राहक की जेब देखकर कीमत नहीं बदलेगी। मुझे ज्यादा पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी ये लगता है कि आदमी खाना खाकर मुस्कुराते हुए जाए। बस यही बात तो भरोसे में नहीं थी। उसके पास स्वाद था लेकिन व्यवहार खराब था। तुम्हारे पास स्वाद भी है और इज्जत भी। आज से हमारी बिरयानी यहीं पक्की समझो। तभी सुखिया सिर झुकाए वहां आया। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने भरोसे के कहने पर पुलिस के सामने तुम्हारे खिलाफ झूठ बोला था। उसने पैसे देने का लालच दिया और मैं लालच में आ गया। आज समझ आया कि गलत आदमी का साथ देकर पैसा तो मिल सकता है, लेकिन इज्जत नहीं मिलती। सुखिया, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। बस आगे से किसी गरीब या ईमानदार आदमी के खिलाफ लालच में आकर कभी झूठ मत बोलना। तभी अचानक दिग्विजय सिंह वहां आ पहुंचा। रमेश बहुत खुश हो रहा है। याद रख, मेरा कर्ज अभी बाकी है। 1 महीने की मोहलत खत्म हो चुकी है। अगर पैसा नहीं दिया तो यह ढाबा और तुम्हारा घर दोनों मेरे होंगे। मालिक, मैं आपका पैसा लौटाने से कभी पीछे नहीं हटा, लेकिन अब मेरे साथ कोई ऐसा नहीं है जो आपके डर से चुप हो जाए। मेरे पास मेहनत है और मेरे पास हिसाब भी है। तभी पीछे से परदेसी बाबू की आवाज आई। और हिसाब देखने वाला भी है। बाबूजी, आप वापस आ गए? हाँ रमेश भाई, जाते जाते मुझे एक कागज मिला था
जिसमें तुम्हारे कर्ज का हिसाब था। मैंने उसे ध्यान से देखा तो पता चला कि तुम अपना असली कर्ज कब का चुका चुके हो। दिग्विजय सिंह ने ब्याज पर फिर ब्याज जोड़कर रकम बढ़ाई है। तुम मुझे झूठा कह रहे हो। मैं कुछ नहीं कह रहा, आपके कागज खुद बोल रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो सारे हिसाब की जांच करवा लीजिए। लेकिन रमेश का घर और ढाबा हड़पने का आपका सपना आज यहीं खत्म हो गया। दिग्विजय सिंह के पास अब कोई जवाब नहीं था। वह गुस्से में कागज समेटकर वहां से चला गया। रमेश भाई, आज तो सच में तुम्हारी जीत हो गई। नहीं भाई, मेरी नहीं। आज मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत की जीत हुई है। रमेश ने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ की आंखों में खुशी थी। ढाबे की देख फिर से चढ़ चुकी थी और उसकी खुशबू पूरे धर्मपुर में फैल रही थी। उस दिन से रमेश के ढाबे की एक ही पहचान बन गई। यहाँ बिरयानी पैसे से नहीं, पहले इंसानियत से मिलती है।